नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और खबरों की शुरुआत अब करते हैं रामपुर से। खबर लेते हैं जहां पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है और ये मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। मारपीट की इस घटना में महिलाएं भी शामिल है। दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था। मारपीट का यह वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रहा है और अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्षों में मारपीट हुई। हालांकि ये 4 दिन पहले का ये पूरा मामला है, लेकिन अब जाकर सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों में लाठी डंडे चले और इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मारपीट की घटना कैद हुई है। किसी ने इसको वायरल किया वीडियो को। रामपुर का ये पूरा मामला है जब दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले हैं और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से वहां झगड़ा हुआ है। मारपीट की इस वीडियो में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिला दोनों तरफ के पक्षों में शामिल है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा प्रशासन पर फिर बरसा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के बिस्तर के लिए धक्के खाने वाली एक गर्भवती महिला की मौत पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। एससी ने नोएडा प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नोएडा में अलग क्वारंटीन दिशा निर्देश ना हो। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को 2 हफ्ते के भीतर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। तो नोएडा में जिस तरह से एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। और बातचीत करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, एक महिला की मौत हो जाती है, वो भी गर्भवती महिला, कई अस्पतालों में जाती है लेकिन एडमिट नहीं किया जाता है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि काफी चिंताजनक है और इस पर विचार करने की जरूरत है। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने आज? जी देखिए नीलू, साफ तौर से जिस तरह उत्तर प्रदेश में नोएडा के डीएम ने जो एस्टिमोटिक जो लक्षण वाले पेशेंट होते हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने पर सवाल उठाया, उस पर नाराजगी जताई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि आप ये नकार नहीं सकते हैं कि नोएडा में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि आप हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि नोएडा में राष्ट्रीय गाइडलाइन से अलग फैसला क्यों लिया गया। क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जो नोएडा डीएम ने क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जो तमाम ऐसे कोरोना पेशेंट्स हैं जिनका लक्षण प्रथम चरण में है, उनको फिलहाल अलग से रखने की बात कही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर नोएडा में राष्ट्रीय गाइडलाइन से अलग कोई आदेश कोई डीएम कैसे जारी कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक डिटेल एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है और केंद्र सरकार के जो एडवोकेट हैं उनसे इंटरवीन करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप हमें ये सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय गाइडलाइन के आधार पर नोएडा में क्यों अलग से प्रशासन ने फैसला लिया। 2 हफ्ते के बाद एक डिटेल एफिडेविट फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को दाखिल करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की कि जिस तरह तमाम अस्पतालों में जो तमाम रोगी होते हैं उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है, इस पर एक गहरी चिंता आई है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हाल ही में गर्भवती महिला की मौत हो गई और वो मौत इसलिए हुई क्योंकि उस महिला को कोई भी अस्पताल ने एडमिट नहीं किया। तो इस पर भी चिंता जताई है। वैसे में डिटेल एफिडेविट फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना है। वैसे में ये भी बताना है नोएडा प्रशासन को आखिर कि जो राष्ट्रीय गाइडलाइन है उसका पालन फिलहाल नोएडा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी देने के लिए। तो नोएडा में जिस तरह का मामला सामने आया, एक गर्भवती महिला को इलाज समय पर नहीं मिल पाया, उसकी मौत हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है और अब यूपी सरकार को इस पर 1 हफ्ते में जवाब देना है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, यहां पर 20 आईएएस अफसरों का आज प्रमोशन होगा। 20 आईएएस आज बनेंगे अपर मुख्य सचिव।
1988 बैच के 9 अफसरों का प्रमोशन होगा। 1989 बैच के 11 अफसरों का प्रमोशन होगा। प्रमुख सचिव से बनेंगे अपर सचिव। आज लोक भवन में मुख्य सचिव की बैठक है। बैठक के बाद जारी होगा प्रमोशन का आदेश। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। और भारत चीन बॉर्डर पर हुए खूनी संघर्ष को लेकर हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों चीफ के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग तकरीबन 1 घंटे तक चली है। सेना के तीनों चीफ ने मौजूदा हालात और अपनी तैयारियों की जानकारी रक्षा मंत्री को दी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने चीन के 35 सैनिकों के मारे जाने की बात को सही माना है और उन्होंने कहा है कि ये बात सही है। हालांकि चीन की ओर से अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। और इंडो चाइना बॉर्डर पर तनाव को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वो क्यों छुपा रहे हैं? अब बहुत हो गया। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की? हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। और चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा है और भड़क उठा है। प्रयागराज में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। और वाराणसी में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। लोगों में चीन के इस हरकत को लेकर काफी गुस्सा है। देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन। और कानपुर में भी आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने चाइनीज उत्पादों को तोड़कर उनकी होली जलाई। टीवी, वीसीआर और चाइनीज प्रोडक्ट को जलाया और सरकार से मांग की है कि पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधियों को बंद करे और भारत इसका करारा जवाब दे। और प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरे दिन भी कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बैठक की और उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच अब अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर लौट रही है। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम का आभार जताया है और कोरोना से जुड़ी जमीनी हालात के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेशों की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी। आगरा में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है और अब आगरा के आयकर भवन में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया। आयकर भवन में कार्यरत शाहगंज निवासी महिला कर्मी की कोरोना रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। महिला कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आयकर भवन का बड़ा हिस्सा 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। 2 दर्जन अधिकारी कर्मचारी सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं। आयकर भवन आगरा का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब कोरोना ने दस्तक आयकर भवन में दी है। आगरा के आयकर भवन की एक महिला कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। शाहगंज निवासी इस युवती के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद
आयकर भवन की 2 मंजिलें बंद कर दी गई हैं और कर्मचारियों अधिकारियों को पहली मंजिल और चौथी मंजिल पर जो काम करते थे उन्हें घर रहने को कहा गया, यानी होम क्वारंटाइन कर दिया गया उन लोगों को। और आयकर भवन में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। आयकर भवन की दोनों मंजिलों में जब पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम हो जाएगा उसके बाद ही कर्मचारियों और अधिकारियों की यहाँ एंट्री मिलेगी। फिलहाल 48 घंटे के लिए आयकर भवन की 2 मंजिलें बंद रहेंगी। यह कोरोना का ही असर है और कोरोना से अब तक आगरा में 66 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। और गोरखपुर में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां पर ब्रह्मपुर ब्लॉक के साधन सहकारी समिति क्रय केंद्र पर 250 क्विंटल सरकारी गेहूं बाहर रखा हुआ है जो बारिश से प्रभावित हो रहा है। हालांकि इसे प्लास्टिक और तिरपाल से ढक तो दिया गया है, लेकिन तेज बारिश से ये नाकाफी साबित हो रहा है। इसे बोरियों में रखे गए गेहूं में नमी आने से गेहूं धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस सरकारी अनाज को अब तक सरकारी गोदाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है। समिति के सचिव का कहना है कि इसके लिए उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया चुका है, लेकिन बावजूद इसके अनाज को गोदामों के भंडारण नहीं कराया जा रहा है। ये जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। साधन सहकारी समिति के सचिव के मुताबिक गोदामों में जगह ना होने की वजह से गेहूं की बोरियों को बाहर रखा गया है। भंडारण के लिए गोरखपुर जिले में 3 गोदाम बनाए गए हैं। कूड़ाघाट, नखा और गोंडा, ये तीनों गोदाम फुल हो चुके हैं और गेहूं को गोदामों के भंडारण के लिए गेहूं लदे ट्रकों को 4 से 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। 4 दिन 5 दिन लग जा रहा है खाली होने में। फिलहाल इसमें जगह नहीं है, खाली करने में समस्या आ रही है। गाड़ी 4 दिन से लेट कर खड़ी है, गोदाम पे खड़ी है, 3 दिन हो गया यहाँ पर। अभी खाली करने का कोई चांस नहीं है। वहाँ पे जगह बता रहे हैं साहब लोग की जगह नहीं है गोदाम में। और गोरखपुर में अनलॉक 1 के दौरान ठप पड़े सर्राफा कारोबार में अब एक बार फिर से रौनक लौट आई है। खासतौर पर शहर के चर्चित सर्राफा कारोबारी के शोरूम पर खरीदारी की चहल पहल से रौनक बढ़ी है। दुकान पर खरीदारी की आवाजाही से सर्राफा कारोबारियों के चेहरे भी रौनक उन पर देखे जा सकते हैं। बाजार में अनलॉक 1 को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। खासतौर पर प्रतिष्ठान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क और ग्लव्स भी इन्हें दिया जा रहा है। लॉकडाउन जब 1 से 4 तक चल रहा था, सभी के मन में बहुत एप्रीहेंशन था, थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग हो सकता है अपने पुराना जेवर बेच करके पेमेंट लेने आए, हो सकता है कि खरीदारी कम करें, हैंड में लिक्विडिटी कम हो। पर जैसे ही बाज़ार खुले हैं हमने बहुत ही अच्छी कस्टमर्स में डिमांड देखी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि पुराना सोना बेचने के लिए बहुत ही कम आ रहा है। और अनलॉक 1 के बाद 1 जून से उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी लोग सफर करने से बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरटीसी की 10,000 बसें हैं, लेकिन कोरोना काल में महज 5 से 6,000 बसों को ही संचालित किया जा रहा है। यहां पर आम दिनों में इन बसों में यात्रियों की संख्या 2 से 2.5 लाख रोजाना होती थी। वहीं अभी 17 दिनों में 6 से 7 लाख यात्रियों ने कुल सफर किया है। संचालन में यूपीएसआरटीसी के बड़े को घाटा भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लंबे रूट की बसों में बिना यात्रियों के या फिर कम यात्रियों के ही वो बस ले जाने को मजबूर है। में 1 जून से उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरटीसी की बसों को शुरू कर दिया गया। यूपीएसआरटीसी के पास उत्तर प्रदेश में 10,000 के आसपास बसों का बेड़ा है, जिसमें रोजाना लाखों यात्री सफर करते थे। अनलॉक 1 में सहूलियतों के साथ लोगों को सफर करने की इजाजत दी गई, लेकिन कोरोना का भय इस कदर है कि अभी भी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1/3 से भी कम है। यानी आम दिनों में एक बस में जहां 50 के आसपास लोग बैठकर सफर करते थे, अब उस बस में 10 सवारी भी मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कंडक्टर भी इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि उनका पूरा कोटा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, कितने फीसदी लोग सफर कर रहे हैं अभी? जी लगभग 10%, 12%। 10-12%। आम दिनों में कितने यात्री सफर कर लेते थे आपकी बस से? 50 से 52 एक बार में। जी। दिन भर में कितने राउंड लगा लेते थे आप? 2 अप डाउन करके, मतलब 4। जी जी। तो
200 आदमी सफर कर लेता था। जी जी। अभी कितना कर रहा है? अभी 10 या 11। 10 या 11। नॉर्मल दिनों में कितनी बसें यहाँ से चलती हैं कैसरबाग से? हरदोई के लिए हर 10 मिनट पे गाड़ी थी। हाँ। अब आधे घंटे पे चल रही है तब भी इनकम नहीं आ रही है। हाँ। अब आधे घंटे पे चल रही गाड़ियाँ है। हाँ। तब भी इनकम नहीं आ रही है क्योंकि पैसेंजर डरा हुआ है। हाँ। जिनको बहुत जरूरी काम है, हाँ। केवल वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हाँ। बाकी आम दिनों की तरह कोई पैसेंजर बाहर नहीं निकल रहा है। तो लग रहा है बहुत अर्जेंसी वाले ही लोग सफर कर रहे हैं। जी, लोग निकल नहीं रहे हैं। लोग निकल नहीं रहे। लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत वापस से कुछ लॉकडाउन वगैरह कर सकती है। ये रीजन समझ में आ रहा है, लोग निकल नहीं रहे। कोरोना का डर है? कोरोना का भी डर है और निकल अब ये डर गए हैं तो कुछ लॉकडाउन होने की वजह से आदमी कम निकल रहा है। अच्छा, 1 जून से आज 17 जून हो गई। 17 दिनों में रोजाना सफर करने वालों की तादाद 2 से 2.5 लाख होती थी, जबकि अभी तक कुल जो सफर करने वाले यात्रियों की संख्या है वो 5 से 6 लाख ही पहुंच सकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं कोरोना का भय लोगों के जहन में है, लिहाजा लोग सफर करने से थोड़ा बच रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का रिश्वत लेता हुआ वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें खाद्यान्न से संबंधित सूचना जमा करने गए अध्यापकों से अधिकारी रिश्वत लेता दिखाई दिया। एक प्राध्यापक ने रिश्वत लेने का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि अधिकारी का नाम सतीश यादव है, जो पूर्व NPRC और टीम लीडर शिक्षा संकुल क्षेत्र प्रभारी के पद पर तैनात है, जो अध्यापकों से 200 रुपए रिश्वत ले रहा है। रिश्वत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला सहपऊ क्षेत्र के शिक्षा संकुल केंद्र धंधऊ का है। शिक्षा विभाग के ही किसी टीचर ने ही वीडियो बनाई है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और उनके द्वारा ही ये वायरल की गई है। अब कोई टीचर मेरे कार्यालय का अंग नहीं होता है, हाँ विभाग का अंग है। अब किसी टीचर ने किसी टीचर से पैसे लिए हैं तो क्यों लिए हैं, ये बात समझ से परे है। प्रकरण कुछ आएगा, दिखवाया जाएगा। और कई प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होता हुआ टिड्डी दल हमीरपुर पहुंच गया है। यहां पर लाखों की संख्या में आए टिड्डियों से किसानों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ अधिकारी भी टिड्डियों को भगाने में जुटे नजर आ रहे हैं। दवाओं के छिड़काव से टिड्डियों को मारा जा रहा है। तस्वीरें हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील के रीवन गांव की है। 6 बजे के आसपास टिड्डी दल आया तो बहुत मतलब तेज आवाज आई, तो सब लोग बाहर निकले। बाहर निकल करके देखा तो झुंड चला रहा था। तो उसको देख करके जो है लोगों ने थालियां बजाई, पटाखे छुटाए। यहाँ पर काम देना मेरा काम है। मैं कोरोना के इस काम में चलते हुए निगरानी समिति के साथ पे फॉलो अप कर रहा था। जैसे ही पता चला कि कुछ टिड्डियों का यहाँ पर आक्रमण हुआ है, मैंने देखा कि वास्तव में टिड्डियों का बहुत बड़ा झुंड जो करोड़ों की संख्या में था यहाँ आ चुका था, जिसमें लोगों में दहशत थी। हम लोगों ने तुरंत आनन फानन में थालियां बजवाई, आवाज़ की, घंटे बजवाए और जैसे ही हम दुकानों में पटाखे मिल सके उतनी पटाखों की व्यवस्था करके तुरंत छुटाया। और बागपत के दोघाट थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गांव में एक सांड 80 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन सांड को अभी तक बाहर निकाला नहीं जा सका है। सांड का रेस्क्यू अभी तक जारी है। ग्रामीण और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गहरे कुएं से सांड का रेस्क्यू किया जा रहा है। कुएं में जहरीले गैस के होने के कारण काफी दिक्कत आ रही है रेस्क्यू करने में, और ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। और ब्रेक के बाद हरदोई से खबर है। यहां के हरपालपुर कोतवाल इलाके में एक गांव के बाहर गन्ने के खेत में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में मिली है, जिसे इलाज के लिए CSC हरपालपुर में भर्ती करा दिया गया है। पति ने गांव के ही 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया है, गैंगरेप का आरोप लगाया है, मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरपालपुर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बेटारामपुरा, वहां की एक महिला के द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध गलत काम पे जो है एप्लीकेशन दी गई थी, जिसपे कि थाना हरपालपुर पे जो है मुकदमा कायम करके विवेचना जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे उत्तराखंड की खबरें।